हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है जी आप सभी के एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दीपक शर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा है उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। आपकी ज़िंदगी अरे अच्छी सी कट रही होगी। जब आप लोग विद्याग्राम पे हो तो फिर ज़िंदगी में क्या दिक्कत आ सकती है, हैं? जब हमारे जैसे गुरु, हमारे जैसे टीचर आदित्य रंजन से आपने रंजन सर जैसे मैथ के रामानुजन को ढूंढ लिया। हाँ, जीएस में सभी कौटिल्य चाणक्य टाइप की फैकल्टीज को ढूंढ लिया। साइंस में आपने मैडम मैरी क्यूरी को ढूंढ लिया। कल से आपको मिस कर रहा था, सॉरी जी। कल के लिए आपके मैं बहुत ही क्षमा चाहूंगा जी। एकदम मेडिकल इमरजेंसी थी। रिलेटिव रिलेशन में एक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और उनकी केयर करने के लिए मेरे अलावा मतलब आसपास कोई नहीं था, तो इसलिए मेरे को क्लास कैंसिल करके लास्ट मोमेंट पे मतलब छाना पड़ा। तो उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ के भाई क्षमा है। मेरी क्लासेस दो ही कंडीशन में कैंसिल होंगी। पहली कंडीशन ये कि कोई इमरजेंसी हो, कुछ काम हो, या फिर मैं जैसे कहीं बाहर गया हुआ हूँ, टाइम से आ नहीं पाया हूँ, ट्रैफिक में फंस गया या फिर कुछ है ये। या फिर दूसरी कंडीशन क्लास कैंसिल होने की आपकी ये होगी कि भाई सपोज करो कि लाइट नहीं है, पावर नहीं है, पावर कट है, या इंटरनेट नहीं मतलब आ रहा है, मतलब कुछ भी टेक्निकल एरर है। अच्छा, इन दो के अलावा अगर तीसरी कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से मेरी क्लास नहीं हो पा रही, चाहे यूट्यूब पर या फिर आपकी ऐप पर, उसके लिए आपका मुख्य रीजन यानी मुख्य कारण जो आपका होगा दैट इज दी कि मेरा मन नहीं होगा पढ़ाने का। कई बार साल में ऐसा भी मतलब करता है कि आपको मतलब पढ़ाने का मन नहीं होता। अब ऐसा नहीं है, ऐसे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा तो बिना मन के भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरा जीवन में कुछ उद्देश्य हैं, मेरे जीवन के कुछ सिद्धांत हैं कि मैं स्टूडेंट तक उसी नॉलेज को, उसी ज्ञान को, उसी क्लास को पहुंचाता हूं जो कि मेरे पूरे तन मन धन से निकलती है, अंतरात्मा से निकलती है कि मुझे पूरे 100% देना है जी अपनी क्लास में। तो ये मैं आपसे मतलब कहना चाहता हूं। तो कई बार ऐसा मतलब होता है, मुझे नहीं पता कि दूसरे टीचर्स के साथ ऐसा है या नहीं है, लेकिन कई बार मतलब साल में 2-4 बार ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स की वजह से यार ऐसा लगता है कि नहीं यार बहुत पढ़ा लिया, मतलब बिना मन के नहीं पढ़ाना है। इससे बड़े बच्चों से डाउट सेशन ले लेते हैं या फिर बातचीत मतलब कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ जाना, आप लोगों से क्या छुपाना। आप तो मेरी फैमिली हो, आप मतलब फैमिली का पार्ट हो। विद्याग्राम हमारी फैमिली है, आप सभी उसके मेंबर्स हो, छोटे भाई बहन की तरह हो। लेक्चर 2 की अच्छा पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, चलिए मैंने नोट डाउन कर लिया है। मैं स्टाफ तक ये वाली खबर न्यूज कैसे भी पहुंचा दूंगा। तो एशिया के माउंटेन्स देखे, रिवर्स देखी आप लोगों ने, डेजर्ट्स देखे आप लोगों ने। आज नंबर है जी एशिया के लेक्स के देखने का, यानी कि झीलों को देखने का। राइट डाउन द हेडिंग लेक्स। अब हम यहां से एशिया की लेक्स करेंगे, झीलें करेंगे। और झीलों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी होगी। अ वाटर बॉडी विच इज कवर्ड बाय लैंड मास फ्रॉम ऑल साइड। ऐसा पानी का भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो। इसमें बहुत सारी लेक्स हैं। ये पूरा एशिया का मैप है और इस एशिया के मैप में ये कैस्पियन सागर है, ये अरल सागर है, ये यहाँ डेड सी यानी कि मृत सागर है, ये यहाँ लेक बैकाल यानी कि बैकाल झील है। ऐसे कुछ मिला के कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट झील हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, पहली लेक आप लोग इसमें हेडिंग डाल लीजिए। पहली लेक, पहली लेक, पहली लेक, पहली झील, लेक बैकाल। तो झीलों की झील, पहली झील हमारी बैकाल झील। पहली लेक, लेक बैकाल। इंग्लिश में लिखाया हुआ है, हिंदी में लिख दे रहा हूं जी। बैकाल लेक ब्रैकेट में लिख लीजिए। कहां पर है? तो रशिया, रूस में है। तो रूस का नाम सुन के तो वैसे ही आपके अंदर एनर्जी और ऊर्जा आ जाएगी। सर योर एनर्जी इज हाई इन यूट्यूब। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि क्लास में लो है, यूट्यूब पर हाई है। यूट्यूब पे पढ़ाने का तरीका अलग है, वहां पर सिर्फ क्वेश्चंस फॉर्मेट में होते हैं, तो वहां पे जल्दी से क्वेश्चन आंसर कराने होते हैं। ये थ्योरी की क्लास है, थ्योरी में सोचना पड़ता है कि इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट क्या है, किस तरीके से हम मतलब बच्चों को पढ़ाएं। मैं हैंड रिटन कराता हूं तो इसलिए बच्चों का वेट भी करता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे साथ साथ में मतलब लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जी क्या भाई, कैसी कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी ऊर्जा चाहिए, E = mc² कर दूं, है? ठीक है, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक।
चलो भाई, लेक बैकाल के बारे में पहला पॉइंट लिख लो, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक। ये मीठे पानी की झील है जी। अब मीठे पानी का मतलब ये नहीं है कि इस पानी के अंदर मिठास है, आप रूह अफ़ज़ा लेकर या रसना लेकर पहुंच जाओ या नींबू लेकर पहुंच जाओगे। मीठा तो है ही, नींबू डालेंगे, रशिया है तो ठंडा तो होगा ही, बढ़िया से शिकंजी बना के पीते हैं। ठीक है। तो फ्रेश वाटर का मतलब होता है, मीठे पानी का मतलब होता है कि इसमें नमक की मात्रा नहीं है। प्लस लिखो, इट इज द डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी। साथ साथ लिखो, मजा और समझ दोनों आएगा। सबसे गहरी वर्ल्ड में, संसार में। तो ये 2 पॉइंट याद कर लेना। तो ये वैसे ये ओवरऑल भी सबसे गहरी झील है और ये विश्व में मीठे पानी में भी सबसे गहरी झील है। ठीक है। 7 मई को एग्जाम है। विष्णु प्रसाद जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026-27 के साल आपके लिए सरकारी नौकरी के साल हो। चलो भाई, सेकंड लेक लिख लो। दूसरी झील हम करते हैं, एशिया की दूसरी झील का आप नाम लिख लीजिए। सेकंड लेक, दूसरी झील है डेड सी। हिंदी में कहते हैं मृत सागर। यह झील 2 देशों की सीमाओं पर स्थित है। लिख लो, इजराइल प्लस जॉर्डन। ये झील 2 देशों के बॉर्डर पर है। कुछ भाग इजराइल का टच करती है, कुछ भाग जॉर्डन का टच करती है। अब इजराइल, अच्छा सबसे पहले जॉर्डन की कैपिटल लिखो। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। अम्मान इज द कैपिटल ऑफ द जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। और इजराइल की 2 कैपिटल, 2 राजधानियां हैं। इजराइल की एक मेन राजधानी है, मुख्य राजधानी है तेल अवीव, जहां से इजराइल अपना सारा काम चलाता है। और इजराइल की एक और राजधानी है जेरूसलेम। अब्बू सलेम मत लिख देना। जेरूसलेम बहुत से देशों के मध्य विवादित है, स्पेशली इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल कहता है ये मेरा है और फिलिस्तीन कहता है ये मेरा है। इसी बात पे इजराइल है कहता है कि तेरा है तो लेके दिखा दे। 1 किलोमीटर तक धुआं धुआं कर दूंगा, उड़ा दूंगा, नक्शे से गायब कर दूंगा भाई। ठीक है। अब इस झील के ऊपर अधिकार किसका है? तो याद रखना, इस झील के ऊपर अधिकार इजराइल का है, कम्स अंडर इजराइल। ठीक है। तो अधिकार किसका है? हाँ, नाम सागर है लेकिन है ये लेक। ठीक है। जैसे सपोज करो किसी का नाम राम प्रसाद है लेकिन हो वो रावण। ठीक है, वैसे ही है। अच्छा, डेड सी कैसी है? तो लिखो, ये सॉल्ट वाटर है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। ये खारे पानी की झील है, सॉल्ट वाटर लेक। ये खारी झील है, ये सॉल्ट वाटर लेक है। जी, आ जी ओ, हाँ, ये खारे पानी की झील है। वो मीठे पानी की थी, खारे पानी की, इसका पानी खारा है। अच्छा, डेड सी को डेड सी इसलिए कहते हैं बिकॉज इन दिस लेक एक्वाटिक लाइफ इज नॉट पॉसिबल। इस झील में जलीय जीवन संभव नहीं है। तो आपसे अक्सर मतलब पूछा जाता है कि डेड सी का नाम डेड सी क्यों है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि इसका नाम मृत सागर क्यों है। वाई, क्यों मेरे बच्चे, क्यों? तो जब भी पूछे क्यों तो बोल देना, क्योंकि रणभूमि से पहले युद्ध मन भूमि में लड़ा जाता है। ये क्लास आपकी मन भूमि है, रणभूमि एग्जाम है। जैसे कुछ बच्चों का रेलवे का एग्जाम 7 तारीख को है। तो क्यों? तो लिख लेना, बिकॉज एक्वाटिक एक्वाटिक अरे यार, एक्वाटिक लाइफ इज नॉट पॉसिबल। इसमें मछलियां वगैरह सब मर जाती है क्योंकि जमीन से बहुत नीचे है, तो इस चक्कर में क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। एक्वाटिक लाइफ इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जलीय जीवन
संभव नहीं है। लिख लो, जलीय जीवन संभव नहीं है, इसमें मछलियां वगैरह मर जाती हैं। ओके ओके ओके, बिल्लू बार्बर। अब तुझे बिल्लू बार्बर से बिल्लू ऑफिसर बना दूंगा बेटा मैं। एक्वाटिक लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन दिस लेक, ये अच्छे से लिख लेना जी। इसमें जलीय जीवन संभव नहीं है। दैट्स वाई डेड सी इज कॉल्ड एज द डेड सी, इसीलिए मृत सागर को हम मृत सागर कहते हैं। इसराइल और जॉर्डन दो देशों की सीमाओं पर यह स्थित है। ठीक है, अगर हम इसे एंटायर एशिया के मैप में देखें तो एशिया के मैप पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर जैसे ये इजराइल है, ये जॉर्डन है, ये रहा जी डेड सी। डेड सी मृत सागर। तो कभी भी किसी का मन उदास हो और उसे लगेगा यार मैं तो खत्म होना चाहता हूं, तो डेड सी में जाके लेट जाए, क्योंकि इसमें जो आत्महत्या करना चाहते हैं वो आत्महत्या भी नहीं कर सकते। इसमें आप डूबोगे नहीं, क्योंकि नमक की डेंसिटी, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप डूबते नहीं हो। चलिए, वेरी गुड। तो दो लेकें हमने कर ली हैं और तीसरी लेक की तरफ बढ़ते हैं। राइट डाउन द हेडिंग। तीसरी लेक ये रही जी आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर भाइयों बहनों। क्लास मजे मजे में हो रहा है, कोई मजाक में नहीं लेगा। हाँ, टेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे इसका, इसका टेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इसका सब कुछ मतलब प्रोवाइड करवा देंगे, आप टेंशन ना लीजिए किसी बात की। तीसरी लेक का नाम लिख लो, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। तीसरी झील है, ऐसे पढ़ो ज्योग्राफी जैसे पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल नया अंदाज होगा जी आपको, बिल्कुल मैप को सामने रख के। शब्दों में ना पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका अलग है, मैं हिस्ट्री को भी एकदम अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सी के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख लो कि इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक, ये खारे पानी की झील है। इसका भी पानी खारा है, खारा पानी है। प्लस इसके बारे में एक पॉइंट आप और लिख लो कैस्पियन के बारे में, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी झील। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी झील। इससे बड़ी कोई झील नहीं है, अगर झील पूछ रहा है सबसे बड़ी यही है। देखो, इस झील को 5 देश छूते हैं, कवर्ड बाय 5 कंट्रीज। 5 देश इसको छूते हैं, या फिर ये देश 5 देशों से घिरी हुई है, 5 देशों से घिरी हुई है। ठीक है, कौन से है वो 5 देश? तो मैं इसकी एक ट्रिक लिखाता हूं जी आपको। मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती थी, काफी मतलब बोल्ड थी। ठीक है, सभी को पसंद थी, ऑब्वियसली बात है। मैं कभी इतना मतलब नहीं इन सब में रहा, बल्कि मेरे पीछे लोग रहे, मैं लोगों के पीछे नहीं रहा। इतिहास इस बात का गवाह है। तो वो मतलब काफी लड़के उससे प्रपोज करना चाहते थे, बट वो मुझे प्रपोज करना चाहती थी। तो मैंने कभी मतलब उससे बातचीत तो नहीं की, मैं ना ही कभी प्रपोजल वगैरह के चक्कर में पड़ा मेरे दोस्तों। बट लेकिन उसमें एक काम हुआ कि मैंने उसके ऊपर जब ज्योग्राफी पढ़ी तो एक ट्रिक बना दी। तो कैस्पियन सागर की देशों का नाम याद करने के लिए ट्रिक लिख लो, रितका।
रितिका। ठीक है, वैसे तो उसका नाम ऋतिका था, लेकिन मैंने ट्रिक के लिए रितिका याद कर लिया, मैंने याद कर लिया रितिका। ठीक है सर जी, बचपन में बहुत सीधे थे। अरे मैं आज भी बहुत सीधा हूँ भाई। ये शरारतें, ये नोटीपन सिर्फ आपको क्लास में मिलेगा। वैसे नॉर्मली जब आप रियल में मिलोगे तो इतना मैं नहीं हूँ, क्लास के अंदर कुछ हो जाता है। सरस्वती माँ का आवाज है। आर से रशिया, मतलब कि रूस। आई से ईरान। टी से आपका तुर्कमेनिस्तान। साथ साथ लिखो, क्लास में फिर बोल रहा हूँ, मजे मजे में हो रही हो कि मजाक में नहीं लेगा। के से कजाकिस्तान। और ए से अफगानिस्तान मत कर देना, हर ए अफगानिस्तान नहीं है, कुछ ए अजरबैजान है। अजरबैजान मतलब अजरबैजान। ये रहे जी वो 5 देश। तो रितिका से याद कर लेना कि कैस्पियन सागर को छूने वाली ये 5 झीलें हैं रितिका। ये है जी वो 5 कंट्रीज, 5 देश। एग्जामिनर को नहीं पता कि आप ऐसे याद करके आए हो जी। क्या बिल्लू, आपकी ट्रिक अपनाऊं? क्या है जी आपकी आपकी ट्रिक, क्या अपनानी है? अच्छा, बिल्लू ने इसको बनाया क्रांति। क्रांति लिख रहे हो? क्रांति कैसे हो जाएगा यार? अच्छा, आप सब अपने अपने क्रश का नाम दे रहे हैं। जैसे विनू एमएस लिख रहा है कार्ति, बिल्लू लिख रहा है क्रांति। वाह वाह, क्या बात है। इन देशों को जरा एक बार आप मैप में भी देख लो भाई। रशिया, आई से ईरान, ये रहा नीचे से छू रहा है कैस्पियन सी को। टी से तुर्कमेनिस्तान यहां से छू रहा है। ई से कजाकिस्तान देखो ऊपर से छू रहा है, और अजरबैजानिया साइड से छू रहा है। आप देख सकते हैं ये हैं जी आपके वो देश जो कि इसको छूते हैं। किसको? कैस्पियन सी को। इन सभी देशों की कैपिटल, राजधानी भी लिख लीजिए जी। रशिया की राजधानी तो सबको ही पता होगा, मॉस्को। ईरान की राजधानी तेहरान है, अभी युद्ध चल रहा था बहुत टाइम से। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, अशगाबाद। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, मस्ताना मत कर देना जी। और अजरबैजान की राजधानी बाकू। इन सब पे बाकू के ऊपर स्टार बनाओ। इनमें से अगर सबसे ज्यादा एग्जाम में किसी की कैपिटल पूछी जाती है, दैट इज द बाकू। बाकू इसलिए क्योंकि बाकू जो है वो एक सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है विश्व में। या रशिया अपनी बहुत सारी सैटेलाइट्स को बाकू से लॉन्च करता है। ठीक है, याद रखिएगा। रूस जो है, रशिया जो है, वो अपनी बहुत सारी सैटेलाइट्स को बाकू से लॉन्च करता है, यानी कि बाकू से प्रक्षेपित करता है वो। ठीक है, बाकू से प्रक्षेपित करता है बहुत सारी सैटेलाइट्स को। बहुत सारे अपने उपग्रह केंद्र जो उसके हैं उनको बाकू से प्रक्षेपित करता है। ठीक, चलिए वे चौथी झील की तरफ बढ़ते हैं। और चौथी झील में आप एक झील लिख लो। ये है जी आपकी चौथी झील। चौथी झील, चौथी झील, चौथी झील। चौथी झील का नाम है जी अरल सी, अरल सागर। ठीक है, अरल सी, अरल सागर। अरल सी, अरल सागर, ये रहा जी। सबसे पहले लिख लो, ये जो झील है ये 2 देशों के बीच में स्थित है, बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। लिख लो, ये झील 2 देशों के बीच स्थित है, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इस झील में आकर 2 रिवर अपना पानी छोड़ती हैं, एक आमू दरिया, एक सिर दरिया। ये देखो, ये नीचे से आके आमू दरिया नदी पानी छोड़ रही है, ऊपर से सिर दरिया नामक नदी पानी छोड़ रही है। तो इसके लिए आप याद कर लेना, सिर दरिया और आमू दरिया। तो सिर दरिया और आमू दरिया नामक नदी यहां पर आकर पानी छोड़ती है। फर्स्ट लेक कौन सी थी? फर्स्ट लेक आपकी थी बैकाल लेक। सेकंड डेड सी। थर्ड कैस्पियन सी। और फोर्थ आपकी अरल सी, यानी कि अरल सागर।
तो कजाकिस्तान की राजधानी तो मैं लिखा चुका था, उज्बेकिस्तान की बस केवल राजधानी आप लोग लिख लीजिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ये वही शहर है जहां हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था। किसी भी टीचर के पास कितनी नॉलेज है, कितना है ज्ञान, ये उसके आप पेड क्लास में या ऐप में ही पता कर सकते हैं। क्योंकि देखो यूट्यूब का तो कल्चर ऐसा हो गया, मैं आपको क्या बताऊं कि ABCD का कल्चर है, मतलब इसका A है, उसका B है, इसका C है। और यूट्यूब का एक और मतलब ड्रॉबैक है कि मतलब मैक्सिमम टीचर PPT बना के लाते हैं और PPT से मतलब पढ़ाते हैं। हालांकि मुझे PPT का कल्चर इतना पसंद नहीं है, मैं PPT को जनरली पर्सनली बहुत हेट करता हूँ। मेरे को PPT का कल्चर भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड है। इमेजेस का कल्चर बढ़िया है, लेकिन बस PPT को लाके अंडरलाइन कर देना वो सही बात नहीं है। देखो जिस दिन मैंने विद्याग्राम ज्वाइन किया था, मुझे उस दिन ये मतलब एज अ गिफ्ट के तौर पे ऐसे बहुत सारे आइटम्स मिले थे, वस्तु मिले थे, ठीक है। आदित्य सर ने सभी टीचर्स को बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया, उनका बहुत अच्छा मतलब फील कराया हमें। और ये मोबाइल स्टैंड है, यहाँ आप अपना मोबाइल रख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ऐसे मोबाइल आ जाएगा आपका, ताकि टीचर काम करते वक्त अपने मोबाइल को अपने सामने रख सकता है, ठीक है, और ऐसे उठा सकता है, ऐसे रख सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, विद्याग्राम का लोगो है, इसे अपने स्टूडियो में रखता हूँ मैं, ताकि जो विश्वास विद्याग्राम या फिर सर ने मेरे ऊपर दिखाया है, मैं उन्हें आप लोगों तक पहुंचाऊं और उसके ऊपर खरा उतरे जी, हम भी और आप भी। थैंक यू बिल्लू। अच्छा, RLC भी देखो C लगा है, तो इसका भी सॉल्ट वाटर है, खारा ही पानी होगा, ठीक है। ये झील भी खारी है, नाम में सागर है लेकिन है ये झील। आखिरी झील लिखे, पांचवी झील। पांचवी झील आप लिख लीजिए, ये है जी आपकी पांचवी झील। झील का नाम है वान गोलू। वान गोलू, वान गोलू झील है ये। और ये झील कौन से देश में है, तो ये टर्की में है, ये तुर्की में है। तुर्की हिंदी में तुर्की, टर्की हाल ही में नाम चेंज हो गया, इसका तुर्कीये हो गया, तुर्कीये। और टर्की देश की कैपिटल, राजधानी आप लोग लिख लीजिए। ये सब साथ साथ याद करना पड़ेगा, अंकारा। इन सभी PDF को, फाइल को अपने गूगल ड्राइव में सेव कर लेना, या फिर जाके सेव करना चाहो वहां सेव कर सकते हो। अंकारा तुर्की की राजधानी है। और ये वान गोलू जो है, ये सॉल्ट वाटर लेक है, ये खारे पानी की झील है। ये भी सॉल्टी है, ये भी झील खारी है। और लिख सकते हो, इट इज द सॉल्टीएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सॉल्टीएस्ट लेक, ये विश्व की सबसे खारी झील है, सबसे खारी झील। यानी कि अगर विश्व में किसी झील में सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है, तो वो आपकी लेक वान गोलू है। वान गोलू कहाँ की झील है, तुर्की की झील है, याद रखिएगा। तुर्की ऐसा देश है जिसके ऊपर ब्लैक सी काला सागर है और नीचे मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है। ये बात मैंने आपको अनातोलिया के प्लेट्यू, अनातोलिया का जो पठार कराया था उसमें आपको समझाई थी, ठीक है। नहीं बिल्लू जी, 8 बजे तो क्लास होगी, तो 9 बजे तक क्लास कैसे ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये सारे की सारी आपकी हो गई झीलें। अब झीलों के बाद हम चलते हैं एशिया के एक टॉपिक के ऊपर। एशिया का एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट एशिया का टॉपिक है, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट में हम ये सब तो खैर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है, आप लिख लीजिए, आइलैंड्स यानी कि द्वीप। हिंदी में टापू भी कहते हैं। अ लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। ऐसा भूमि का भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम कहते हैं आइलैंड यानी कि द्वीप, टापू। जैसे एशिया में बहुत सारे टापू हैं, लेकिन कुछ फेमस टापू के ऊपर अगर हम जाएं तो आप देखो, श्रीलंका एक टापू वाला देश है, मालदीव एक टापू वाला देश है, इंडोनेशिया में बहुत सारे टापू हैं, मलेशिया वगैरह भी टापू का ही है, फिलीपींस टापू का है, ताइवान टापू का है, जापान टापू का है। ऐसे बहुत सारे टापू हैं जो कि आपके एशिया में हैं। तो इन्हीं में से कुछ ऐसे टापुओं को आज हम करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। तो सबसे पहला टापू आप इसमें हेडिंग डाल लीजिए, ये रहा जी आप सभी के सामने, इंडोनेशिया। ये जो आप सभी के सामने है, ये इंडोनेशिया है।
सबसे पहला आइलैंड इंडोनेशिया लिख लीजिए जी, इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया से क्या क्वेश्चन बनेगा? तो इंडोनेशिया से जी आपका क्वेश्चन बनेगा, लिख लो इंडोनेशिया में वैसे सबसे ज्यादा आइलैंड है, तो लिख लो इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपिलेजो। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा आर्कीपिलेजो है, लिख लो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपिलेजो। हिंदी में कहते हैं द्वीप समूह। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपिलेजो। थैंक यू संदीप जी। ये विश्व का सबसे बड़ा आर्कीपिलेजो है, द्वीप समूह है, यानी इससे ज्यादा आइलैंड कहीं भी नहीं है। आर्कीपिलेजो मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर जब बहुत बड़ा एक समूह बनाते हैं हम उसे आर्कीपिलेजो कहते हैं। ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आपका इंडोनेशिया, ये लगभग आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा आर्कीपिलेजो है, इसमें 3 आइलैंड आपके बहुत फेमस बहुत महत्वपूर्ण है। एक ये सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया की मुख्य भूमि का सबसे बड़ा आइलैंड है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा जावा, और तीसरा तो बहुत ही फेमस है, पढ़ो लिखो ताकि आप वहां जा पाओ, ये रहा जी बाली। बाली टूरिस्ट प्लेस है, जैसे हमारे यहाँ फेमस है गोवा वैसे इंडोनेशिया में फेमस है बाली। तो विश्व का सबसे बड़ा आर्कीपिलेजो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपका इंडोनेशिया है जी। कौन सा है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की कैपिटल राजधानी ये जावा आइलैंड पर है, जकार्ता। ये है जी इंडोनेशिया की कैपिटल राजधानी जकार्ता। क्या राजधानी है? जकार्ता, ठीक है। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। देव थैंक यू। रीजनिंग की क्लास सीधे मंडे को होगी। ये क्या? अच्छा, तो सर को कुछ काम आ गया होगा, कोई नहीं, मतलब ऐसा समझा करो, टीचर्स को भी काम रहते हैं, तो सर को कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया होगा, वरना रीजनिंग वाले सर लगातार क्लास लेने वालों में से हैं, वो क्लास छोड़ने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया की कुछ 2-3 बातें आप याद कर लेना, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा आर्कीपिलेजो है। सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी इंडोनेशिया की है, लिख लो हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हालांकि स्टैटिक जीके में शुभम में से और अच्छे से बताएंगे। हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या विश्व की इसी की है। सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया की है, हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे अधिक पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। चलिए भाई, दूसरा आइलैंड आप लोग लिख लीजिए। दूसरा आइलैंड है जापान। ध्यान से देखो जी, ये दूसरा आइलैंड है जापान। दूसरा जो द्वीप है दैट इज जापान। कई सारे आइलैंड्स को मिलाकर आपका जापान बनता है, कई सारे आइलैंड को मिलाकर बनता है जापान। 4 आइलैंड आते हैं जापान में। कितने आइलैंड आते हैं? 4 आइलैंड आते हैं, 4 आते हैं द्वीप। कौन से हैं वो 4 द्वीप? वो ये हैं, ध्यान से देख लो, ये रहे वो जी आपके 4 आइलैंड। एक होक्काइडो, एक होन्शु, एक शिकोकू और एक क्यूशु। इन 4 आइलैंड को मिलाकर आपका इंडोनेशिया बनता है। होक्काइडो यानी हो के डो, होन्शु, ओनशु, शिकोकू, शिकोकू और क्यूशु। क्यूशु 4 आइलैंड को मिलाकर आपका बनता है जापान। इन सभी आइलैंड में होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है। इन 4 को मिला के जापान बोलते हैं। ये लार्जेस्ट आइलैंड है इंडोनेशिया का, ये है सबसे बड़ा द्वीप या टापू। और इन चारों को मिलाकर आप बोल सकते हो कि ये चारों मिलाकर आपका जापान बनाते हैं। ये चारों मिलाकर आपका जापान बनाते हैं, या हम इन चारों को मिलाकर जापान। सर आज लाइव लगी हुई है, हाँ ये क्लास तो लाइव ही है बेटा, और क्या।
जापान कहते हैं। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, ये रहा जी आपका जापान। इसी आइलैंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस हॉन्शू आइलैंड पर, इसी हॉन्शू आइलैंड पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो देखो ये रही, जापान की कैपिटल राजधानी टोक्यो इसी हॉन्शू आइलैंड पर स्थित है। जब भी मैं ये टोक्यो का नाम लिखाता हूं तो मुझे एक शब्द याद आता है, अब टोका सो टोक्यो, अम्मा टोक्यो, यानी टोक्यो कैपिटल ऑफ जापान। जापान को हम एक और नाम से जानते पहचानते हैं, लिख लो, जापान इज कॉल्ड एज, जापान इज कॉल्ड एज, अरे रे रे ये तो गलत किसका दिया मैंने, हाँ, जापान को हम, चलो अभी आगे देखेंगे, अभी आप इतना याद रखोगे 4 आइलैंड को मिलाकर हम कहते हैं जापान। एशिया में और भी आइलैंड है, ये आइलैंड की आपको लोकेशन दिखाई दे रही होगी जी, ये बोर्नियो है। ये जो आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है ये आइलैंड बोर्नियो है। कौन सा आइलैंड है? ये बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो नामक द्वीप है ये। बोर्नियो बहुत बढ़िया बिल्लू, बिल्लू तो क्लास में छा जाता है यार वैसे। बोर्नियो के ब्रैकेट में लिख देना पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में है ये, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता हूं जी आपको, ये देखो, अगर आप इसे देश के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपको बोर्नियो है ये पूरा। इस बोर्नियो आइलैंड के ऊपर 3 देशों का अधिकार है, यह 3 देशों के अंतर्गत आता है। एक तो इंडोनेशिया का, दूसरा मलेशिया का, और तीसरा ये देश ब्रुनई का। 3 देशों का अधिकार है, याद रखना। अच्छा, बोर्नियो आप लिख लेना, ये 3rd लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है, विश्व का 3रा सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। विश्व का 3रा सबसे बड़ा द्वीप। अच्छा, रीजनिंग की क्लास लाइव लगी तो ये आप बोल रहे हैं नहीं, ठीक है। तो 3रा सबसे बड़ा द्वीप है। सेकंड और फर्स्ट अभी आएंगे, कोई अभी नहीं पूछेगा, बल्कि जब फर्स्ट और सेकंड आएंगे तब मैं आपसे वहां पूछूंगा बताओ 3रा कौन सा था, तो बहुत कम बच्चे आंसर दे पाएंगे। इंडोनेशिया की राजधानी मैं आपको बता चुका हूं, जकार्ता। मलेशिया की राजधानी भी याद करो, जब मैंने मेकोंग रिवर या फिर कुछ और कराया होगा तब बता दी होगी, नहीं बताइए तो एक बार और लिख लो, कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। और ब्रुनई की राजधानी इन सब में सबसे अजीब और सबसे अलग है, याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, बंदर सेरी बेगावन। बंदर तेरी मत कर देना, बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी बेगावन, बंदर सेरी बेगावन, ठीक है। तो ये पूरा बोर्नियो के बारे में याद रख लेना, इंडोनेशिया का ही पार्ट है, इंडोनेशिया के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखो, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा इंडोनेशिया है, ये नीचे ये रहा जी पूरा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के ऊपर ये बोर्नियो है, ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया। थैंक यू। चलिए आखिरी आइलैंड के ऊपर चलते हैं, चौथा आइलैंड है अपना एशिया में, आइलैंड का नाम है डिएगो गार्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, डिएगो गार्सिया। ब्रैकेट में लिख लो इंडियन ओशियन, ये हिंद महासागर में स्थित है। ये सब इमेजेस आपके पास आएंगी, बहुत मेहनत होती है, 1 घंटे की क्लास के लिए लगभग आप ये मान के चलो इमेजेस सेट करने में 2 घंटे का टाइम लगता है, ताकि बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आए।
और ये कोई मेरा स्टाफ काम नहीं कर सकता, ये काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, स्टाफ को भी ये पता है कि भाई सिर्फ सर को ही मुझे ही पता है कौन सी इमेजेस किस तरीके से इस्तेमाल होगी। तो डिएगो गार्सिया हिंद महासागर इंडिया के बिल्कुल नीचे स्थित है, आप देख सकते हैं इंडिया के नीचे मालदीव, मालदीव के नीचे डिएगो गार्सिया। अब डिएगो गार्सिया मैंने क्यों लिया है, तो लिख लो डिएगो गार्सिया एक नेवल बेस है, देखो इट इज अ नेवल बेस ऑफ यूएसए। ये नौसेना का मतलब अमेरिका का नौसेना का एक केंद्र है, अड्डा है, किसका, यूएसए अमेरिका। तो इसलिए क्वेश्चन ये बनता है, यानी कि अमेरिका की नौसेना यहां पर रहती है, डिएगो गार्सिया में रहती है, जहां से वो पूरे इंडियन ओशियन को ऑपरेट करते हैं, हिंद महासागर का संचालन करते हैं और इसे पूरा चला के रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे आइलैंड्स याद कर लेना, द्वीप याद कर लेना। अब हम कुछ एशिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चलते हैं। राइट डाउन द हेडिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एशिया। एशिया की कुछ महत्वपूर्ण बातें या तथ्य। और एशिया के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला फैक्ट आप लिख लीजिए। पहला फैक्ट वही लिखाऊंगा जहां से कि मैंने आपको छोड़ा था आधा अधूरा। पहला फैक्ट आप लिख लीजिए एशिया में। एशिया का पहला फैक्ट कुछ कहता है जी, आपसे क्या कहता है एशिया का पहला फैक्ट, आपसे कुछ कहना चाहता है। फटाफट से पहले इस मैप को देखो। हाँ जी सॉरी, स्टाफ कुछ काम बोल रहा था। तो पहला आप मतलब इसमें फैक्ट लिख सकते हैं कि क्या लिखा हूं, कजाकिस्तान को लेके लिखाता हूं। ये जो कजाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है इसके बारे में, इट इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है। विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश। तो कि भू आविष्ठित का मतलब होता है कि वो देश जो चारों तरफ से लैंड मासेस से कवर्ड हो, किसी पानी के भाग को ना छू रहा हो। तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश है। इससे बड़ा कोई देश नहीं है जो कि भू आविष्ठित में, लैंड लॉक्ड में कोई इससे बड़ा हो। ठीक है गाइस, बताओ आज रीजनिंग की क्लास होगी क्या। अच्छा, दूसरे नंबर पे लैंड लॉक्ड में आपका है मंगोलिया। सेकंड नंबर पे जी आप मंगोलिया को लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई सेकंड नंबर पे मंगोलिया है। तो दूसरा नंबर मंगोलिया का है, ये मैंने इसी मैप पर मार्क कर दिया है कि दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड आपका मंगोलिया है। तो एक ही स्लाइड पे मैंने आपको दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। मंगोलिया की राजधानी पहले लिखवा दी थी, कजाकिस्तान की मैंने आपको आज लिखवा दिया। चलिए सेकंड फैक्ट की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड फैक्ट के लिए भी हमें मैप ही चाहिए, जाहिर सी बात है, बिना मैप के तो आपके सर अधूरे हैं। हम प्यार करने वाले। हाँ, तो सेकंड फैक्ट को जी देखते हैं। सेकंड फैक्ट में आप यह लिख लीजिए, पाकिस्तान को लेता हूं जी। अब पाकिस्तान को ध्यान से देखना, अगर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो देखने में ये किसी कुत्ते की तरह लगता है, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉग हो, है? हमसे पंगा लेगा तो कुत्ता ही बन जाएगा। पाकिस्तान को लिख लो, पाकिस्तान को कहा जाता है लैंड ऑफ कैनाल्स।
नहरों की भूमि, नहरों की भूमि। पाकिस्तान को नहरों की भूमि कहते हैं, लैंड ऑफ कैनाल्स। यही बांग्लादेश को लेकर अगर मैं कुछ लिखा दूं तो और मजा आ जाए जी। तो बांग्लादेश को लेकर आप लिख लीजिए, बांग्लादेश को कहते हैं लैंड ऑफ रिवर्स, नदियों की भूमि, नदियों की भूमि, लैंड ऑफ रिवर्स, नदियों की भूमि। थाईलैंड को व्हाइट एलिफेंट की भूमि कहते हैं, ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले लिखा चुका था, इसलिए मैं यहां पर नहीं लिखाऊंगा। तो इस स्लाइड पे दो बातें आपके लिए बहुत अहम है। अच्छा, इस स्लाइड पे एक और इंफॉर्मेशन ले लो, ये जो रशिया का पार्ट दिखाई आपको दे रहा है, इसी रशिया के बीचों बीच साइबेरिया की जमीन है। साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं जो कि हमारा हिमालय रोक देता है। तो इसलिए ये भी एक फैक्ट मतलब याद रखना कि साइबेरिया रशिया में एक मतलब स्थान है। तो हिंदी में लिख तो रहा हूं बेटा, नहरों की भूमि, नदियों की भूमि है। और देखो ये भी देखो, इंग्लिश हिंदी तो नहीं है, ऑलमोस्ट आपको हर जगह इंग्लिश हिंदी मिलेगी। मैं सब कुछ बेटा इंग्लिश और हिंदी में लिखता हूँ, यही तो मेरी खास बात है ना। फिर भी कुछ शब्द हैं जिन, अब जैसे नेवल है, अब नेवल को नेवल बेस ही लिखोगे आप, चाहे हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, ठीक है बेटा। हाँ, परेशान मत हो, अरे एग्जाम में पार जाओगे, घबराओ मत। जिससे आप पढ़ रहे हो उसकी अहमियत आपको जिंदगी में बाद में एहसास होगी, मतलब मेरी। अच्छा जी, अब इस मैप को यहाँ लेते हैं, क्योंकि अब फैक्ट का हमारा इस तरफ का है। तो अब देखो यहाँ पर जब मैं आपको मतलब बताऊं, ये दो देश हैं यहाँ पे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ये दो देश हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये जो दो देश हैं, नॉर्थ कोरिया मतलब उत्तर कोरिया, और एक साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। अब यहां पे काम की बात समझो, ये नॉर्थ और साउथ कोरिया को एक लाइन अलग करती है, नॉर्थ और साउथ कोरिया को एक लाइन अलग करती है। और जो लाइन अलग नॉर्थ और साउथ कोरिया को करती है, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं 38th पैरेलल, 38 समानांतर रेखा या 38 समानांतर, लिख लो। मतलब जब कोई लैटिट्यूड, बहुत बड़े बिल्लू, जब कोई लैटिट्यूड, जब कोई अक्षांश रेखा दो देशों के बीच से होते हुए गुजरती है, तो हम उसे लैटिट्यूड ना कहते हुए हम उसको, ठीक है, लिखाता हूं बेटा, हिंदी हिंदी तो साथ साथ ही देखो। 38 समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, याद रखना ये दो देश है, नॉर्थ और साउथ कोरिया। तो ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए। ठीक है जी, अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला फैक्ट भी हम इसी मैप से उठाते हैं, इसीलिए ये एक मैप मैंने आपके लिए स्पेशली डिजाइन करवाया था गूगल से। ये जापान है, जापान अभी हमने किया है, लेकिन जापान के बारे में फैक्ट है कि जापान इज ऑल्सो कॉल्ड एज निप्पन। जापान का एक और नाम है, जापान को हम निप्पन भी कहते हैं, जापान को हम निप्पन भी कहते हैं। और निप्पन शब्द का मतलब होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य की भूमि, उगते हुए सूर्य की भूमि, लिख लो। क्योंकि सबसे पहले सूरज जापान में ही दिखाई देता है। बच्चा लिख रहा है सर वी विल गो थाईलैंड वन डे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप भी एक दिन थाईलैंड जाएं जी, ठीक है। अच्छा, फिलीपींस नामक ये जो आपका देश है, अगली स्लाइड पे लेते हैं, बहुत सारी स्लाइड हो जाएंगे, फैक्ट्स में काफी स्लाइड हो जाती हैं आपके, इसको पूरे पे लेते हैं।
हाँ जी, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो फिलीपींस नामक जो आपका देश है, फिलीपींस, फिलीपींस नामक जो देश है, फिलीपींस को मतलब हम लोग कहते हैं, लिख लो, लैंड ऑफ कोकोनट, नारियल की भूमि। इसकी भूमि नारियल, क्योंकि यहां विश्व में नारियल बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो नारियल की भूमि हो गई। यही ये जो मलेशिया है, यही ये जो मलेशिया है, इस मलेशिया को कहते हैं लैंड ऑफ रबर, रबर की भूमि, लैंड ऑफ रबर, रबर की भूमि, क्योंकि विश्व में सबसे पहले रबर का उत्पादन लगभग आपके मलेशिया और मलेशिया के आसपास के क्षेत्र से हुआ। तो इसको हम बोल देते हैं लैंड ऑफ रबर, यानी कि रबर की भूमि। ठीक है, लैंड ऑफ रबर, आपके रबर की भूमि। याद रखिएगा जी इन सब पॉइंट्स को। नहीं, लैंड ऑफ 5 रिवर्स पंजाब, ये जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मतलब बताएंगे। नोट्स जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आपको मतलब फन बनाने, मैप को सामने रख के जब ये पीडीएफ आ जाएगी तो फैक्ट लिखते हुए चले जाना। जैसे फैक्ट लिखते हुए आपको कैसे करना है, फैक्ट यहां से शुरू हुआ। पहला फैक्ट, कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, लिखो और मैप में देखो। दूसरे नंबर पे मंगोलिया, लिखो और मैप में देखो। नहरों की भूमि पाकिस्तान को कहते हैं, मैप में देखो। और नदियों की भूमि कहते हैं बांग्लादेश को, मैप में देखो। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को 38 समानांतर रेखा अलग करती है, मैप में देखो। जापान का एक और नाम निप्पन है, जिसे उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं, मैप में देखो। फिलीपींस लैंड ऑफ कोकोनट और मलेशिया लैंड ऑफ रबर, तो ये मैप में देखो। जितना ज़्यादा आप मैप में देखोगे उतना ज़्यादा आप ये मान के चलो कि आपको याद होगा जी। ठीक है, उतना ही अधिक आपको ये याद होगा। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहें तो देखो इस फैक्ट को और अच्छा कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्थ कोरिया की कैपिटल लिखो यहाँ पे, जो मैं आपको लिखाना भूल गया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। क्या राजधानी है जी? प्योंगयांग, प्योंगयांग। और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, SEOUL, सियोल। तो साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, तो एशिया के सर टेल में यमन एंड ओमान कैपिटल। देखो अगर हम यमन हो या फिर ओमान हो, किसी की भी हम बात करें, ठीक है, ओमान की जो आपकी कैपिटल है, ये जो देश है दैट इज मस्कट, और यमन की कैपिटल है सना। ठीक है, याद रखो 206 की 206 राजधानियां आपको याद नहीं हो सकती, लेकिन आप मैक्सिमम देशों की राजधानी याद करके एग्जाम में एलिमिनेशन के प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से आपको एक एशिया कॉन्टिनेंट था, एशिया महाद्वीप था। अभी हम इसके आगे चल के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए याद रखना, मतलब जैसे ही आपके 7 कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं आपको 7 कॉन्टिनेंट के क्वेश्चन कराऊंगा। एक पूरा एक सेशन में आपका सिर्फ क्वेश्चंस के लिए लूंगा, आप लोग पहले से रिवाइज करके भी रखना इसमें। ठीक है, तो ये पूरा एक आपका मैंने ज्योग्राफी का टॉपिक, मतलब पहला चैप्टर हम लोगों ने एशिया कॉन्टिनेंट करा है। सेकंड क्लास में जब मैं आपके सामने आऊंगा तो फिर सेकंड क्लास में हम लोग इसमें जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वाली क्लास यानी कि कल शाम को हम लोग इसमें अफ्रीका देखेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी महाद्वीप को इसमें हम करेंगे। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर मेरी क्लास ठीक दोपहर 12 बजे होती है, आज भी हुई थी, कल भी हो रही है, और उसमें मैं अभी क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए उसको याद रखना, इस वीडियो को पूरा रिवाइज करना। वीडियो की खास बात है, मैं कोशिश करता हूं कम से, मतलब आपका टाइम वेस्ट कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट मिल जाए, क्योंकि वीडियो आपके पास रहेगी, आप इसे रोक कर भी देख सकते हैं बाद में। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में भी आप मतलब पूछ सकते हैं, और लाइव चलते के क्लास में भी आप पूछ सकते हैं। कोशिश मैं करता हूँ कि हर बच्चे का मैं एक मतलब कमेंट उठा सकूं। सर अभी ओनली एशिया कॉन्टिनेंट के क्वेश्चन डलवा दीजिए। हाँ, क्वेश्चन तो मैं डलवा दूंगा, लेकिन मैं खुद प्रैक्टिस तब कराऊंगा जबकि जैसे या तो 2-4 कॉन्टिनेंट हो जाए, क्योंकि अभी एशिया में क्या है कि मुझे पता है कि आप कर दोगे एक ही है। जब 2-4 कॉन्टिनेंट इकट्ठे होंगे ना, उनके क्वेश्चंस कराने में फिर आएगा मजा। लेकिन क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपको सारे। PYQ भी मैं अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक गाइस।